हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी इंग्लिश की 29वीं क्लास है, जिसमें हमारा चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको इसकी पहचान, पॉजिटिव फॉर्मूला और नेगेटिव फॉर्मूला बता चुका हूँ। इसके बाद में आज स्टार्ट होगा इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में इसमें आगे हम सेंटेंस करेंगे। तो जो बच्चे नवोदय स्कूल यानी कि स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इन क्लासों को ले सकते हैं और इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो मेरे जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि अगर आपका बच्चा नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है, तो वो बच्चा इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी ऐप से उसको तैयारी करवाओगे नवोदय की, तो वहां पे आपको लगभग 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस चैनल पर आपको बिल्कुल एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। तो आप अपने बच्चे को इस चैनल पर बिल्कुल तैयारी कराते रहिए, क्योंकि मैं 1 तारीख से, आज है यानी कि 29 जुलाई है आज, और मैं 1 अगस्त से जो नवोदय का जो 6th क्लास के लिए एंट्री के लिए फॉर्म आया हुआ है, उसके लिए एक बैच लॉन्च करने वाला हूं। उसकी वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि उसमें कौन कौन कैसे पढ़ाएगा और उसकी वीडियोस की क्लासेस कब कब होंगी। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे पहुंचा दो जो नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि तो 1 तारीख से एक बैच स्टार्ट होगा, उसका नाम पूरी डिटेल में बता दूंगा 31 तारीख को, या कल बता दूं, या कल या परसों में मैं आपको उसकी एक वीडियो लेके आज बता दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उस बैच में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्या, इंग्लिश की 29वीं क्लास, जिसमें कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, क्योंकि इसका मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मूला लिखा चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या आएगा, या एक ही होता है इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। अब देखो, जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो वहां पे डू या डज में से पहचानना होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में आपको, यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या कि पास्ट जो पूरा पास्ट होगा, उसमें आपको ज्यादातर जो सब्जेक्ट है उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आपको पहचानना होता है कि एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ में वर। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक होती है, बस वो कितनी होती है, एक। जैसे यहाँ पे डिड है, ऐसे पास्ट परफेक्ट में भी एक ही होती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक ही होती है। तो यहाँ पे ये थोड़े प्रेजेंट से सरल हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा डिड, सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, आपको डिड का ही प्रयोग हमेशा करना है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में अगर इसमें नोट आ रहा होगा तो नोट कहां से आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट आएगा। ठीक है, इसलिए मैं पुस्तक में इसको ऑप्शनल इसलिए लिखता हूं कि अगर नोट आएगा तो नोट आपको लगाना है, और नहीं आएगा तो नोट आपको नहीं लगाना। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने आपको इससे पहली क्लास में बता भी दिया था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें प्रयोग की जाती है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जो इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस जो भी होंगे, उनमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में इसमें आपका आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद में आएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं, आप उसको करना क्या, पहले आपको मैं करके बताऊंगा कैसे करना है, फिर आपके लिए करने के लिए भी एक दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मैंने इतने अच्छे से मैं करा रहा हूं, आगे प्रेजेंट पूरा करा दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेंस बहुत आसान होते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ और बिल्कुल फॉर्मूले से ही बिल्कुल टेंस सेम बनता है, बस आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा, क्या उन्होंने मुझे बुलाया, क्या उन्होंने मुझे बुलाया। जैसे सेंटेंस है आपके सामने, क्या उन्होंने मुझे बुलाया, तो इस सेंटेंस को करेंगे।
तो सबसे पहले इस सेंटेंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो शुरुआत में आते हैं किसी भी सेंटेंस के, तो उनकी मीनिंग बनती नहीं है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे डिड से। सबसे पहले आपको डिड लगाना, सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, आपको डिड का प्रयोग हमेशा करना होगा इसमें। इसके बाद में आपको पता है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने को आपको एक तरह से किसके रूप में लेना होगा, दे, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति है, जैसे होता उसने, तो यहाँ पे एक व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ पे क्या उन्होंने, यानी कि एक सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कितने व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। क्या उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दे का प्रयोग करना होगा, किसका, दे का। अब आप सोच के देखो, अगर यहाँ पे आप वी का प्रयोग नहीं कर सकते, वी का प्रयोग कब करते, जब हमने होता, यू का प्रयोग कब करते, जब तुमने होता, तो यहाँ पे उन्होंने है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दे का, ठीक है। तो डिड दे, अब इसमें नॉट तो आया नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बुलाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉल, CALL, ठीक है, कॉल। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो डिड दे कॉल मुझे, की क्या आएगा, मी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें बीच में दा क्यों नहीं लगाया। जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि अ, जो प्रोनाउन होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उनके साथ में आपको कभी भी उनको जोड़ने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में उनको जोड़ने के लिए बीच में दा का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। आपको इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा डिड दे कॉल मी, क्या उन्होंने मुझे बुलाया, तो ये सिंपल सेंटेंस है, अच्छे से हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद जैसे अगला सेंटेंस है जो आपको करना है, इसके बाद जब आप इसको कर लोगे, जब मैं आपको इसको बताऊंगा, जैसे मैंने बोला क्या क्या करण ने गाली नहीं दी, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, क्या करण ने गाली नहीं दी, तो ठीक है, ठीक है, तो ये सेंटेंस करना है। आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यहाँ पे दी, यानी कि यहाँ पे या ये आता है, तो आपको कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आपको बस थोड़े से पहचानने होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या करण ने गाली नहीं दी, तो आपको इससे पहचाना कि जैसे क्या मोहन, क्या उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो उसी प्रकार का ये सेंटेंस है ये, तो आपको ये सेंटेंस करना है, ठीक है। उसी प्रकार से होगा, आपको अलग से इसमें कुछ नहीं करना। चलो इसको करके देखते हैं। जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड शुरुआत में आया, इसकी मीनिंग तो बनेगी नहीं, किससे स्टार्ट होगा, डिड से, डिड आएगा, ठीक है। अब डिड के बाद में इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट करण, करण आ गया। अब करण के बाद में आपको पता है इसमें क्या नहीं आया है, तो नोट आएगा। अब गाली देने को क्या बोलते हैं, गाली देने को बोलते हैं एब्यूज, तो डिड करण नॉट एब्यूज, ABUSE, और लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। तो आप सभी बच्चों, जिन बच्चों को एब्यूज की स्पेलिंग नहीं याद हो वो लिख लेना। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, गाली नहीं देना नहीं, गाली देना, क्योंकि नॉट तो यहाँ पे नहीं के लिए आया है, तो गाली देने को बोलते हैं एब्यूज, तो इसको भी आप लिख लेना, ABUSE, एब्यूज, इसको क्या बोलते हैं, एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। इसकी जीत होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बता देता हूं मैं, सेम होती है। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है एब्यूस्ड, ABUSED, यानी कि इसमें क्या आता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में केवल आपको डी लगाना होगा बस, ठीक है। तो उसके बाद में, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में आगे करेंगे हम कुछ और सेंटेंस, इसके बाद और करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड्स।
तो अब हम लिखेंगे इंटरोगेटिव सेकंड फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है क्या आएगा इसमें भी, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे पहले, सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड के बाद में आपको पता है इसमें क्या आएगा, डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, अगर नॉट आ रहा होगा तो वो नॉट आ जाएगा उसके बाद में, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद में सबसे लास्ट में आएगा इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो आपसे बच्चे इसको भी समझ गए होंगे अच्छे से। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के बता रहा हूं, तो आपसे बच्चे करना उसको भी। जैसे तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्मूले को नहीं लिखा है, सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिख लो आपसे बच्चे। इसके बाद में और जी इस मीनिंग को जरूर लिख लेना। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज्ड, यानी कि ABUSED, यानी कि आपको केवल डी लगा देना है, वही क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म होगी। जैसे मैंने लिखा आपके लिए छोटा सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैंने बोला मोहन छत पर क्यों चिल्लाया। तो मोहन है वो छत पर क्यों चिल्लाया। तो आपको ये कोई सेंटेंस आपसे कोई पूछे मोहन छत पर क्यों चिल्लाया, तो इसको आपको करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें आपको पता है कि WH वर्ड कहाँ पे आया है, सेंटेंस के मिडिल में आया है, मिडिल का मतलब बीच में आया है। तो उसको आपको मीनिंग उसकी लिखनी होगी, लिखनी होगी कैसे, सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई, वाई, और वाई के बाद में आपको पता है डिड लगाना है, वाई डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन। अब इसमें नोट तो आया नहीं है, तो नोट की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चिल्लाने को क्या बोलते हैं, क्राई, CRY। अब चिल्लाने के बाद में, ओ सॉरी, चिल्लाने के बाद कहां पर चिल्ला रहा है वो, ऑन द छत पर, यानी कि ऑन द रूफ, और लास्ट में कहेगा इंटरोगेटिव मार्क। तो वाई, जैसे मैंने कहा वाई डिड मोहन क्राई ऑन द रूफ, यानी कि मोहन छत पर क्यों चिल्लाया, ठीक है। तो आपसे बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद मैं आपके लिए मैं एक और अगला सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे मैं लिखा, आपसे बच्चों को करना है, जैसे मैं लिखा उसने पतंग क्यों नहीं उड़ाई। जैसे मैंने बोला उसने पतंग क्यों नहीं उड़ाई, तो ये सेंटेंस आपसे बच्चों को करना है। उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, उसने को यहाँ पे ही या सी में से कुछ भी लगा सकते हो आप, और तो सेम है। तो आपको जल्दी से करना है सेंटेंस को। उसके बाद में मैं आपको अभी इसको करके भी दिखाऊंगा कि आपने सही किया है कि गलत, तो आप अपना आंसर भी इससे मिला लेना, ठीक है। और बच्चे ध्यान देना कि 1 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट होगा। जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, और बैच स्टार्ट होगा किसके लिए, वो नवोदय के लिए स्पेशल, किसके लिए वो नवोदय, और जो सैनिक स्कूल के लिए बच्चे भी होंगे वो भी इस पर पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि सिलेबस तो वही होता है सभी स्कूलों में एंट्री का, ठीक है।
तो आप सभी बच्चे सेंटेंस को कर चुके होंगे। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आया बीच में मिडिल में, यानी कि इसकी मीनिंग बनेगी क्या होगी, वाई। और वाई के बाद में आपको पता क्या आएगा, डिड। डिड के बाद में क्या है, सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट क्या होगा, या तो ही लगा लो या सी। यहाँ पे मैं एक शब्द कर रहा हूँ, यहाँ पे मालूम मैंने लगा दिया सी। तो वाई डिड सी, ठीक है। अब इसमें नॉट भी आ रहा है, यानी कि नहीं, यानी कि नॉट लगा दो। वाई डिड सी नॉट, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, FLY। अब क्या, पतंग, फ्लाई द काइट, KITE। और लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। तो कैसे बनेगा जी, वाई डिड सी नॉट फ्लाई द काइट, वाई डिड सी नॉट फ्लाई द काइट, उसने पतंग क्यों नहीं उड़ाई। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे इनको, और आप सभी बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। इंग्लिश की 29 क्लास हो चुकी है पूरी। इसके बाद में इसकी लास्ट क्लास और है 30वीं, यानी 30 क्लास हो जाएगी। लास्ट का मतलब टेस्ट के लिए लास्ट क्लास। तो इसकी जब 30वीं क्लास हो जाएगी, यानी 30 क्लास पूरी हो जाएंगी ये, तो आपका इंग्लिश का क्या होगा, टेस्ट। तो आप सभी बच्चे टेस्ट के लिए तैयार रहना। जिन बच्चों ने पिछली क्लासें अभी अच्छे से नहीं ली हैं, तो वो बच्चा क्या करे, अच्छे से उन क्लासों को जरूर अच्छे से पढ़ ले। क्योंकि जो टेस्ट होगा वो कहां से क्लासें आएंगी, इसमें क्लास 11 से लेके 30 तक आएगी। क्योंकि क्लास 1 से लेके 10 तक टेस्ट हो चुका है पहला। इसके बाद में इंग्लिश का दूसरा टेस्ट होगा, जो कि क्लास 11 से लेके कहां से होगा, क्या क्लास 11 से लेके कहां से होगा, क्या क्लास 11 से लेके 30, 11 से लेके जो 30 क्लास होंगी उनका क्या होगा, टेस्ट होगा, किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसके बाद 30वीं क्लास होगी, और उसके बाद में आपका क्या होगा, टेस्ट। तो आपसे बच्चे टेस्ट के लिए तैयार रहना। जिन बच्चों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं ली हैं, तो वो बच्चा क्या करे, इन पिछली वाली क्लासों को जल्दी से जल्दी, छोटी छोटी क्लासें आधे घंटे की, 20 मिनट की, 25 मिनट की बस, तो वो बच्चा अच्छे से उन सभी क्लासों को पढ़ के टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो टेस्ट होगा इसका 30 क्लासों के बाद में। आप जो मान लो लगभग 1 तारीख तक इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि कल हो जाएगी 30वीं क्लास। तो उसके बाद आपको एक या 2 दिन का समय मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, इसका टेस्ट होगा, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन जरूर करना। जिनकी फेयर अच्छे से बन चुकी है, नोट्स जिन्होंने बच्चों ने अच्छे से बनाए हैं, उनको तो केवल रिवीजन करना। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है, तो वो बच्चे जल्दी से एक दिन में 3 4 5 5 क्लास करके और अच्छे से आराम से ले सकता है। क्योंकि 20 क्लास है, 20 क्लासें आप आराम से उनको ले सकते हो, छोटी छोटी क्लास है वो है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको किसी भी ऑफलाइन ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, आप इस ऑनलाइन ट्यूशन से पढ़ते रहिए बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, बस आपके पास फोन होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।